नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी गद्य के हम और हमारा आदर्श चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों को लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप इस चैप्टर को भी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। एक एक गद्यांश आपकी समझ में आएगा और सारे गद्यांश को अगर आप हल कर लेते हो तो ये चैप्टर भी आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से जितने गद्यांश बन सकते हैं उन सारे गद्यांश को मैं एक ही वीडियो में लेकर के आया हूं। इसके अतिरिक्त एक भी गद्यांश नहीं आने वाला। ये सारे गद्यांश, इन्हीं में से कोई ना कोई गद्यांश आपके बोर्ड पेपर में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम और हमारा आदर्श चैप्टर के सभी गद्यांशों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। का नंबर गद्यांश आप सभी के सामने है दोस्तों। शुरू होता है ये, मैं नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, यकीन से भी परे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक एक लाइन की व्याख्या भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रेखांकित अंश के अलावा मैं पूरे गद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, ताकि कहीं पर भी रेखांकित अंश दे दे तो आप व्याख्या एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है भैया, तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिख देंगे तो बहुत ही आसानी से आप लिख देंगे। पाठ का नाम है हम और हमारा आदर्श। ठीक है, और लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता। अब इससे पहले एक बार हम पूरे गद्यांश की व्याख्या को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। कहते हैं कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि समृद्धि माने होता है दोस्तों अमीरी, या कह लो हर चीज़ की उपलब्धता। समृद्धि, आप समृद्ध हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास सभी साधन, सारी सुख सुविधाओं की उपलब्धता है। ठीक है, तो समृद्धि का मतलब सभी सुख सुविधाओं की उपलब्धता। समृद्धि और अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मा से संबंधी विचार, अध्यात्म मतलब आत्मा से संबंधी विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। लेखक कहते हैं मैं ये बात नहीं मानता कि समृद्धि और एक आत्मा संबंधी विचार एक दूसरे के विरोधी हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। कहते हैं भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना यानी सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। लेखक यानी APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं खुद कम से कम वस्तुओं का उपयोग करते हुए अपने जीवन को बिताता हूँ। ठीक है, कहते हैं लेकिन मैं सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह समृद्धि की कद्र करता हूँ, यानी संपन्नता की कद्र यानी वैल्यू, कद्र माने सम्मान। ठीक है, लेकिन समृद्धि का सम्मान मैं सभी जगह पे करता हूँ। लेखक कहते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। क्योंकि समृद्धि यानी संपन्नता जो है जब आती है तो अपने साथ सुरक्षा और विश्वास भी लाती है। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति संपन्न होते हैं, देखते हैं वो किस तरीके से सुरक्षित रहते हैं, है उनके लिए कोई खतरा नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि समृद्धि जो है मैं उसकी कद्र हमेशा करता हूँ, उसका सम्मान हमेशा करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंदर ही अंदर हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे हमें स्वतंत्र जीवन जीने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं आप अपने पास देखेंगे तो पाएंगे। कहते हैं अगर अपने आप पर्यावरण का ही अवलोकन करें तो देखेंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। यानी नेचर, पर्यावरण जो है ये भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करता है, जो भी काम करता है पूर्ण मुग्ध होकर के पूरे मन के साथ काम करती है प्रकृति भी। कहते हैं अगर किसी आप बगीचे में जाएंगे तो देखेंगे कि मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं तो यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला हुआ दिखाई देगा। यानी आसमान जो है बहुत दूर तक फैला हुआ दिखाई देगा। यह आपके यकीन से भी परे, अर्थात जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा ये फैला हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी काम बिना मन से नहीं हो रहा है, आधे अधूरे मन से नहीं हो रहा है, पूर्ण लगन के साथ प्रकृति भी अपने कामों को संपन्न करती है। अब एक एक ही प्रश्न को हम तोड़ मरोड़ देंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता, तो उत्तर लिखेंगे लेखक को समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं लगते, क्योंकि उनका मानना है कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है भैया, लेखक का मानना है कि समृद्धि से सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है, जो आज़ादी को बनाए रखने में मदद करता है। बस ये आंसर आपको लिखना है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है। तो अभी आप पढ़े हैं कि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो हमारी अंततः आज़ादी को बनाए रखने में सहायक होती है। ये सारे आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे।
आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, समृद्धि अपने साथ सुरक्षा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। ये आपका आंसर है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ से बन गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। इसका मतलब ये है कि प्रकृति सारे काम मन से करती है। तो यही चीज़ पूछा गया है कि प्रकृति का कोई भी काम पूर्ण मनोयोग से होता है, यानी पूरा मन से होता है। इस लाइन का आशय क्या है, तो लिखेंगे कि प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है का आशय यह है कि प्रकृति अपने सारे कामों को पूरी तत्परता माने तल्लीनता के साथ, समर्पण के साथ और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के साथ कार्य करती है। ठीक है, पूर्ण लगन के साथ पूर्ण करती है अपने सारे कामों को। यह वाक्य दर्शाता है कि प्रकृति के सभी तत्व, चाहे वह वनस्पति हो, जीव जंतु हो या मौसम हो, अपने अपने कार्यों को बिना किसी बाधा, संकोच या अन्यथा विचार के बिना स्वाभाविक और निष्कलंक तरीके से करते हैं। यानी बिना किसी बाधा के वो अपना पूरा काम करते हैं और ऐसे ही अपना काम प्रत्येक युवा पुरुष को करना चाहिए। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है भैया। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो हम लिखेंगे ही, है ना। यहाँ पर देखेंगे रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, आप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। एक बार व्याख्या तो मैंने बता दिया है, लेकिन लिखेंगे कैसे ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि प्रकृति अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा, समर्पण और पूर्णता के साथ करती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जब आप किसी बगीचे में जाते हैं तो आप देखते हैं कि फूल पूरी तरह से खिलकर अपनी सुंदरता और खुशबू से वातावरण को सजाते हैं। और यह फूल आधे अधूरे मन से नहीं खिलते, बल्कि पूरी तरह से अपने स्वाभाविक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, खिलते हैं और महकते हैं। इसी तरह जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आपको अनंत ब्रह्मांड का विस्तार दिखाई देता है, जो अपनी अपार व विशालता में किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाता। पूरी तरीके से फैला हुआ है आसमान भी। ठीक है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम और अनंत का अर्थ क्या है। तो न्यूनतम का मतलब है कम से कम और अनंत का मतलब है असीमित या अंतहीन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने पहले गद्यांश को फिनिश कर दिया है। चलिए देखते हैं दूसरा गद्यांश। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए। आप इस चैप्टर से एकदम फ्री हो जाएंगे। इस चैप्टर का आपके मन में कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ख नंबर गद्यांश है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। यानी लेखक कहते हैं कि भाई हम जो कुछ भी इस संसार में देख रहे हैं वो सब ऊर्जा से ही बना हुआ है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, जैसे कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। अर्थात महर्षि अरविंद ने कहा है कि मनुष्य भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, ऊर्जा का ही एक भाग है। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, अर्थात जब हमने ये अच्छी तरह से समझ लिया है कि आत्मा और पदार्थ ये दोनों ही अस्तित्व के हिस्से हैं, अर्थात इन्हीं दोनों से हम लोगों का अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो हम नहीं हैं। जब हमने ये अच्छी तरह से जान लिया है और ये भी जानते हैं कि वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, यानी आत्मा और पदार्थ एक दूसरे से संतुलन बनाए हुए हैं, तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा, लेखक कहते हैं, तो हमें इस चीज़ का अनुमान भी करना चाहिए कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। लेखक कहते हैं कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना यानी सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा रखना किसी भी दृष्टि से शर्मनाक यानी लज्जा युक्त बात नहीं है। ठीक है, या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अर्थात भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसे जीवन में सुख सुविधाएं मिले, और इसलिए यह कोई गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। ठीक है, अध्यात्म के विरुद्ध ये कोई बात नहीं है, ये बात अध्यात्म के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे भैया, पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है। तो आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का क्या प्रसंग है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, बस। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश लेखक के किस संपादित पुस्तक का अंश है। तो प्रस्तुत गद्यांश लेखक के तेजस्वी मन पुस्तक का संपादित अंश है। ठीक है, आप इस पाठ को पढ़े होंगे तो उसके नीचे लिखा था तेजस्वी मन के संपादित अंश, यानी कि ये हम और हमारा आदर्श चैप्टर जो लिया गया है वो तेजस्वी मन पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है,
गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दो रेखांकित अंश हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखेंगे और द्वितीय रेखांकित अंश में यहाँ से यहाँ तक की। तो पहला रेखांकित अंश है जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, और दूसरा है भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि संसार में हर चीज, चाहे वह दृश्य हो अर्थात दिखाई देती हो या फिर अदृश्य हो ना दिखाई देती हो, ठोस हो या फिर तरल हो, सभी अंततः ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। ठीक है भैया, हम जो कुछ भी देख समझ और महसूस करते हैं वह सभी ऊर्जा के भिन्न रूपों का ही परिचायक है, यानी ऊर्जा का ही वो एक अलग रूप है। यह ऊर्जा निरंतर गतिशील रहती है, बदलती रहती है, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होती है। फिजिक्स में भी आप ये चीज़ पढ़े होंगे। अब द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना अर्थात सांसारिक पदार्थों का भोग करना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, क्योंकि भाई भौतिक वस्तुएं भी जीवन की आवश्यकताएं हैं और इन्हें प्राप्त करना या इनकी इच्छा करना किसी भी तरह से शर्मनाक या आध्यात्मिक रूप से गलत नहीं है। ठीक है भैया। छठवां नंबर क्वेश्चन है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह किसका स्वरूप है? तो जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। सातवां क्वेश्चन है, महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? तो महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा ऊर्जा को माना है। आठवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश के आधार पर तादात्म्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, गद्यांश के आधार पर तादात्म्य का आशय है गहरा और अपरिवर्तनीय संबंध। तादात्म्य का मतलब होता है दोस्तों संतुलन, ठीक है, रिलेशन, संबंध। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि तादात्म्य का आशय है गहरा और अपरिवर्तनीय संबंध या एकता जिसमें दो तत्व, यहाँ पर तो आत्मा और पदार्थ की चर्चा की गई है। तो तादात्म्य का आशय है गहरा और अपरिवर्तनीय संबंध या फिर एकता जिसमें दो तत्व पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये बात तादात्म्य कहलाती है, यानी एक दूसरे से संतुलित अवस्था में रहते हैं दोनों तत्व। यहाँ पर आत्मा और पदार्थ को संतुलित बताया गया है ना। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है? तो भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। ठीक है भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा? तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम सभी ऊर्जा के ही अंश हैं। ठीक है भैया। 11वां नंबर क्वेश्चन है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? तो हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अस्तित्व का मतलब है किसी चीज का वास्तविक रूप से होना। जैसे आप इस दुनिया में आए हैं तो आपका भी एक अस्तित्व है। ठीक है, जो चीज़ भी इस दुनिया में है उसका एक अस्तित्व है। तो वही चीज़ लिखी है कि अस्तित्व का मतलब है कि किसी चीज़ का वास्तविक रूप से होना या उसकी वास्तविकता या मौजूदगी। ठीक है, और तादात्म्य का मतलब है कि दो चीज़ों के बीच गहरी एकता या संपूर्ण मिलन का अनुभव, जहाँ वे एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होते हैं। ये होता है तादात्म्य। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं ग नंबर गद्यांश को। लेकिन अभी तक यार आप लोग लाइक नहीं किए हो, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लाइक बहुत कम आ रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? लाइक कर दिया करो सब लोग जल्दी से। ठीक है, ग नंबर गद्यांश है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। लेखक कहते हैं कि कम से कम सुख सुविधाओं में जीवन बिताने में, गुजारा करने में और जीवन निर्वाह करने में निश्चित रूप से देखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई समस्या नहीं है। कहते महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, अर्थात एकदम कम से कम सुख सुविधाओं में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। लेकिन जैसा कि उनके साथ था, लेखक कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया, जैसा भी उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। भाई गांधी जी का ये पसंद था, ये उनका जो है अनुभव था, वो पसंद था कि वो जो है कम से कम सुख सुविधाओं में जीवन बिताते थे। लेकिन लेखक कहते हैं आपके मामले में यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। भाई आपकी पसंद है तो आप कम से कम सुख सुविधाओं में जीवन बिता सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है तो बिता सकते हैं, आपकी इच्छा है तो नहीं बिता सकते हैं। लेखक कहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेखक कहते हैं आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। आप इस समय जैसी भी जीवन शैली में अपना जीवन बिता रहे हैं, आप इसलिए बिता रहे हैं कि इससे आपके मन के अंदर उत्पन्न सारी चीज़ों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। ठीक है, तभी आप ऐसी जीवन शैली बिताते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना, आप वर्तमान में जैसे जी रहे हैं
उसको छोड़ करके त्याग की प्रतिमूर्ति बनना अर्थात गांधी जी की तरह त्यागी बनना, और जोर जबरदस्ती से चुनना सहने का गुणगान करना गलत बातें हैं। चुनना सहने का मतलब ये है कि जोर जबरदस्ती से आप गांधी जी की तरह के गुणधर्म को चुन लें और फिर उसमें आने वाली समस्याओं का सहन करें और फिर इधर उधर उसका गुणगान करें, ये गलत, ये अलग बातें हैं। ठीक है, ये सब अलग बातें हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप मन से करेंगे भाई, अगर आप मन से आप त्यागी बनते हैं, ठीक है, कोई काम अगर आप पूर्ण लगन के साथ करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जोर जबरदस्ती से किसी को देख करके उस गुणधर्म को चुनना और फिर उसकी कठिनाइयों का सहन करना, ये अलग बातें हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं आपका मन हो तभी आप त्यागी और सत्य के मार्ग पर चलें। ठीक है, पहला गद्यांश दिया प्रश्न है कि पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए या फिर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या करना है। न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में कोई हर्ज नहीं है, महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, है ना, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। तो लिखेंगे लेखक कहते हैं कि न्यूनतम जीवन जीना यानी सिर्फ बुनियादी और आवश्यक चीज़ों के साथ जीवन व्यतीत करना गलत या अनुचित नहीं है। यह एक विचार है जिसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अपनाया था। हालांकि यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विकल्प है, पर्सनल ऑप्शन है कि वह किस प्रकार का जीवन जीना चाहता है। ठीक है भैया, न्यूनतम जीवन अपनाना व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है और यह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। हर कोई ऐसा ही जीवन बिताए ये जरूरी नहीं है, हर आदमी अपनी पसंद के हिसाब से जीवन जी सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए। तो मनुष्य को संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बराबरी का महत्व दिया जाए। ठीक है, जीवन में संयम होना चाहिए, सादगी होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, समय मैनेजमेंट होना चाहिए और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए ताकि वह शांति, खुशी और संतोष को पा सके। ऐसी जीवन शैली मनुष्य को अपनानी चाहिए। ठीक है भैया, चौथा नंबर क्वेश्चन है लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो लिखेंगे लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर हमें यह समझाना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को महात्मा गांधी जी की तरह जीवन शैली अपनानी चाहिए। ठीक है भैया, पांचवा नंबर क्वेश्चन है लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है। लेखक के अनुसार कम से कम सुख सुविधाओं में जीवन बिताने में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं घ नंबर गद्यांश पर। घ नंबर गद्यांश हमारा फिनिश हो चुका है। घ नंबर गद्यांश है विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। लेखक कहते हैं कि जो देश आज विकसित हो गए हैं, उन्नति कर लिए हैं, उनके विकसित होने के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट केवल इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, G8 किन राष्ट्रों को कहा जाता है, किन देशों को कहा जाता है। तो G8 उन देशों का समूह है जो खूब विकसित हो गए हैं, उद्योग धंधे के मामले में खूब उन्नति कर लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बस एक जानकारी यह है कि जिन देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है वहाँ के लोगों ने क्या किया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात प्रत्येक पीढ़ी में इस विश्वास को मजबूत किया है। किस विश्वास को मजबूत किया है कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। यानी उन्होंने अपना टारगेट ये किया कि एक मजबूत देश में, समृद्ध देश में, साधन संपन्न देश में उन्हें अपना जीवन अच्छे से बिताना है। और यही वजह है कि तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई, यानी उनकी वास्तविक स्थिति जो है उनकी इच्छाओं के अनुसार ही ढल गई। ठीक है, और आज वो उन्नति कर गए और विकसित हो गए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है। ठीक है भैया, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, इसके पूरे की व्याख्या करना है। तो लिखेंगे लेखक कहते हैं कि G8 देशों जो विश्व के प्रमुख और समृद्ध राष्ट्रों का समूह है, ठीक है, के लोग सदियों से इस विश्वास में जीते आए हैं कि मजबूत और समृद्ध देश में ही उनका जीवन खुशहाल और सुविधाजनक हो सकता है। यानी G8 के देश के लोगों ने ये हमेशा से सपना देखा है कि मजबूत और समृद्ध देश में ही उनका जीवन खुशहाल और सुविधाजनक होगा, और परिणाम यह हुआ कि इन देशों की वास्तविक स्थिति उनकी इच्छाओं के अनुरूप परिणत हो गई। अर्थात जैसी उनकी इच्छाएं थीं, उनकी इच्छा के अनुसार उनके देश की स्थिति भी हो गई और वो विकसित हो गए।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है G8 देश के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया। तो G8 देश के लोगों ने इस विश्वास को मजबूत किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। ठीक है भैया। G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो G8 के नाम से दुनिया के सबसे विकसित देशों को पुकारा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। तो विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। अब देखिए दोस्तों, अंगा नंबर गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है। लिखा है हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम रखने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। यानी लेखक कहते हैं कि मैं ज़्यादातर युवाओं से जुड़ता हूँ, युवा शक्ति से संपर्क करता हूँ, यानी नौजवान युवकों से मिलता हूँ। इसका बेस क्या है, आधार भी यही रहा है। क्या आधार रहा है, आधार यह रहा है, यानी मेरा युवाओं से मिलने का मुख्य कारण ये रहा है कि मैं उनके सपनों को जान सकूं और उन्हें बता सकूं कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना। यानी कि उन्हें मैं ये बता सकूं कि आप एक संपन्न और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखिए, ठीक है, और फिर उस स्वर्णिम युग यानी सुनहरे पल को लाने के लिए आपको मेहनत करना सही है। ठीक है, यानी कि पहले आप एक संपन्न जीवन के सपने देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए काम करना आपके लिए सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। यानी मैं इसीलिए युवाओं से जुड़ता हूं ताकि उनको बता सकूं कि वो जो कुछ भी करें अपने दिल से करें, ठीक है, मन से करें और अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें, यानी अपनी आत्मा को उस दिशा में लगाएं जो काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य के प्रति उनको अपनी आत्मा को लगाए रखें, इधर उधर ना भटकने दें। ठीक है, और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रचार प्रसार करेंगे, यानी खुशियां और आनंद आप अपने आसपास बिखेरेंगे। ठीक है, तो ये तो पूर्वत हो गया पहले की भांति, बार बार इसको क्या देखना, रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, रेखांकित अंश यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, चलिए हाँ व्याख्या देखेंगे। लेखक ने युवा शक्ति से संवाद स्थापित करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे चाहते थे कि युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को समझें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त हो। ठीक है, लेखक का मानना है कि यह महत्वपूर्ण है कि युवा अच्छे, समृद्ध और सुख सुविधाओं से भरे जीवन के सपने देखें, लेकिन सिर्फ सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। लेखक के अनुसार इसके साथ साथ उस स्वर्णिम युग या अपने सपने को साकार करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे। हम जो कुछ भी करें वह हमारे हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। ठीक है भैया, स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही होगा। तो लिखेंगे स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना तब सही है जब हम अपने हृदय से और अपने आत्मिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम करें, हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दृष्टि से काम करें। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करें वह ईमानदारी, समर्पण और सच्चे भावनाओं से करें, तभी हम स्वर्णिम युग के लिए काम करेंगे, तभी सही होगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। तो लेखक ने युवा शक्ति से संवाद स्थापित करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे चाहते थे कि युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को समझें, आकांक्षाओं मतलब इच्छाओं को समझें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन यानी गाइडेंस प्राप्त हो, और यही उनके फैसले का आधार था। चलिए देखते हैं 4 नंबर गद्यांश। आ चुका है दोस्तों 4 नंबर गद्यांश, लेकिन अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दो भाई। ठीक है, आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा, ये यहाँ पे ब्लर हो गया है, महत्वाकांक्षा है। ठीक है, इसकी जगह पर है महत्वाकांक्षा, क्योंकि सेम यही गद्यांश आपका 6 नंबर वाला भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका, तो महत्वाकांक्षा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। यानी लेखक कहते हैं कि वह क्या चीज़ें थी जिसके कारण आज मैं इतना ऊपर जा चुका हूँ, इतना उन्नति कर चुका हूँ। ठीक है, आखिर वह क्या था जिसकी वजह से मैं इतना प्रोग्रेस किया हूँ, इतना गिरी हुई स्थिति में था, इतना निम्न स्तर का था मैं, लेकिन आज इतना ऊंचा हो चुका हूँ। इसके पीछे आखिर क्या कारण था, ठीक है, जिसके कारण यह संभव हो सका। लेखक कहते हैं शायद महत्वाकांक्षा इसका मुख्य कारण होगा। ठीक है, लेकिन आगे लेखक कहते हैं कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं और मेरा ख्याल यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका।
यानी लेखक कहते हैं कि सभी बातों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने जितना योगदान दिया अपने ऊपर, जितना मैंने मेहनत किया, उसके अनुसार ही अपने मूल्य का आकलन किया, यानी उसके हिसाब से ही मैंने अपनी स्थिति का आकलन किया। ठीक है। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए, लेखक कहते हैं बेसिक बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। आप युवा हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदान की गई सारी चीज़ों को ग्रहण करने का आपके पास अधिकार है। सारी सुख सुविधाएं आपको मिलने का हक है और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। आगे लेखक कहते हैं जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बनेंगे। यानी जब तक हमारे भारत के युवाओं को ये विश्वास नहीं होगा कि वो भारत को विकसित बना सकते हैं और उसके एक उत्कृष्ट नागरिक बन सकते हैं, तो जब तक ये चीज़ उनको पता नहीं होगी तब तक वो एक जिम्मेदार आदमी और ज्ञानी आदमी कैसे बन पाएंगे। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो संदर्भ है तो सेम टू सेम आप इसको लिख ही देंगे पहले की भांति। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या लिखेंगे। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बनेंगे। तो व्याख्या में लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि विद्यार्थियों और युवाओं को यह विश्वास होना चाहिए कि वे विकसित और समृद्ध भारत के नागरिक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। यदि उन्हें यह भरोसा नहीं होगा तो वे अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, साथ ही वह एक ज्ञानी और जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगे। इस तरीके से आपको लिख देना है। युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बन सकेंगे? जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन पाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेखक युवा छात्रों को कौन सी प्रमुख बात सीखने के लिए कहता है। तो लेखक कहते हैं कि युवाओं को स्वयं का मूल्यांकन करना सीखना चाहिए। अपने योगदान के हिसाब से अपना मूल्यांकन करने का गुण हर युवा को सोचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे जीवन की अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के हकदार हैं जो ईश्वर द्वारा उनको प्रदान की गई हैं। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को किस बात पर भरोसा होना चाहिए। तो लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि वे विकसित भारत के उत्कृष्ट नागरिक बनने के योग्य हैं, और जब उनको इस बात पर भरोसा हो जाएगा तो एक जिम्मेदार और योग्य नागरिक बन पाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों 6 नंबर गद्यांश। ये भी पूरा सेम टू सेम है और इसकी व्याख्या भी पूरा सेम है। ठीक है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या दोबारा नहीं बताऊंगा, यहाँ से आपको यहाँ तक की बता देता हूँ। ठीक है। मैं खास तौर पर युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, यानी लेखक कहते हैं कि मैं जनरली नवयुवकों से मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए मैं अपने दिनों के बारे में सोचने लगा, अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा कि रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। यानी रामेश्वरम नाम की जगह जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, या कह लो जहाँ से मैं जहाँ पर मैं एकदम निम्न स्थिति में था, और उस द्वीप से, उस जगह से बाहर निकल करके, उस जगह से उन्नति करके मैंने कितनी लंबी यात्रा किया। ठीक है, कितनी लंबी यात्रा किया, यानी कितना सक्सेस हासिल किया। पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूँ तो मुझको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। लेखक कहते हैं कि आखिर वह क्या कारण था जिसके कारण यह संभव हो सका, आखिर कैसे मैं इतनी उन्नति कर सका। महत्वाकांक्षा थी मेरी, या फिर कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं, कई कारण मेरे मन में आते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं मेरा ख्याल यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका, यानी अपने योगदान के हिसाब से मैंने अपना मूल्यांकन किया। ये उन कारणों में से एक था। ठीक है, बाकी आगे की व्याख्या मैं पिछले गद्यांश में भी बता चुका हूँ, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है। तो लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है। तो लेखक युवाओं से मिलने का मुख्य कारण यह है कि वे उन्हें प्रेरित और सशक्त करना चाहते हैं ताकि वे अपने आत्मविश्वास और योग्यता को समझें। इस तरीके से आप लिखेंगे। आप किन चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। तो आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर की दी हुई हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्मान, खुशहाली, समृद्धि, शिक्षा और अवसरों को प्राप्त करने का हक है। ठीक है भैया। उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो उक्त पंक्तियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से प्रयास करें और सकारात्मक सोच के साथ साथ यह विश्वास रखें कि हम खुशहाल, समृद्ध और जिम्मेदार जीवन जीने के योग्य हैं। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। पिछले गद्यांश में भी सेम वही व्याख्या बताया था, आप लोग देख सकते हो।
लेखक कहते हैं कि विद्यार्थियों और युवाओं को यह विश्वास होना चाहिए कि वे विकसित और समृद्ध भारत के नागरिक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। यदि उन्हें यह भरोसा नहीं होगा तो वे अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, साथ ही वह एक ज्ञानी और जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगे। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श, लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हर चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, क्या है, उपलब्ध है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है।